आप कैसे देखते हो मार्केट्स को करंटली जब हम एक बेयर रन में शायद जा रहे हैं? तो जस्ट टू गिव यू अ डिस्क्लोजर, क्योंकि आज मेरा खुद का जो पोर्टफोलियो 5% डाउन है। तो 2008 आई सॉ माय वेल्थ गो डाउन बाय 65%। ये होता रहा। See, I was also very new to investing, राइट तो मैं भी सीख ही रहा था चीज़ों को राइट कि इसका क्या कारण मिली? मतलब बहुत लोग तो डर जाते हैं कि 5% गिरा है तो लोग पैनिक होकर और सेल करने लगते हैं। इट्स वेरी सिंपल। स्टॉक प्राइस गिरा है ना 5%, कंपनी का फ्यूचर तो 5% नहीं गिरा है ना। एंड व्हाट इज योर करंट, लाइक व्हाट इज द एब्सोल्यूट नंबर? The stock portfolio is 1.2 CR, and mutual fund portfolio would be approximately 5.5 के आसपास। ओके, कुछ ऐसा स्क्रीनर जो विदाउट ओपनिंग अ लैपटॉप आप कुछ हमारे साथ डिस्कस कर सको कि ये 4-5 फिल्टर लगा के। कुछ नई चीज़ें अब मुझे पता लगी, लाइक वी जस्ट गोइंग थ्रू अ स्टॉक रिसेंटली। कैन आई से स्टॉक? सो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, राइट? Okay. समवन वन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स हैड सेंट अक्रॉस अ नाइस इन्वेस्टिंग थीसिस। आई लाइक्ड इट, मुझे सब अच्छा लगा। तो रेवेन्यू ग्रोथ दिखा हमें, बिकॉज उधर भी यही हो रहा था। द ओनली क्वेश्चन मार्क वाज प्रॉब्ली ऑन द मार्जिन्स। वी वर अ लिटिल डॉजी ऑन दैट। ठीक है यार, ये मतलब हम वी आर पुटिंग एवरीथिंग ऑन द एग्जीक्यूशन स्किल्स ऑफ The दिस management. मैनेजमेंट। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि हम ये वीडियो 27 जनवरी 2025 में रिकॉर्ड कर रहे हैं। मार्केट्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। हम 10-12% का करेक्शन बड़े बड़े इंडाइसेस में देख रहे हैं। स्मॉल कैप मिड कैप में जाते हैं तो 15-20% का करेक्शन दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा सही टाइम है ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हैं शंकर नाथ जी, जो बहुत टाइम से मार्केट्स में रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारी मार्केट साइकिल्स देखी है। उन्होंने ये अपने पोर्टफोलियो में 10-10, 15-15% के ड्रॉ डाउन्स ऑन अ सिंगल डे भी देखे। सो आई डू नॉट थिंक उनसे बेटर कोई गेस्ट है जो हमको करंट मार्केट सिचुएशन में कैसे अपनी साइकोलॉजी मेंटेन करनी चाहिए, कैसे मार्केट्स को हैंडल करना चाहिए, वो बता सकते हैं। सो विद दिस आई वेलकम यू शंकर। थैंक यू। टू बिगेन विथ, हाउ डू यू सी द मार्केट्स? आप कैसे देखते हो मार्केट्स को करंटली जब हम एक बेयर रन में शायद जा रहे हैं या फिर जाने की तैयारी कर रहे हैं? सो जस्ट टू गिव यू अ डिस्क्लोजर, क्योंकि आपने बोला पहले, आज मेरा खुद का जो पोर्टफोलियो 5% डाउन है। तो तो 15% तो नहीं, बट 5% तो आज डाउन गया है करके, बट दैट डजंट बॉदर मी मच। सी, मार्केट्स ऊपर नीचे तो जाएंगे। अब आप 2023 देखिए, 2024 देखिए, एवरीवन वाज वेरी हैप्पी, राइट? क्योंकि करेक्ट। रोज़ आप खोलते थे और रोज़ ग्रीन में दिखाई देता था। सो इट्स जस्ट अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ थिंग्स गोइंग अप एंड थिंग्स गोइंग डाउन। वो तो होगा ही राइट। होगा। हो सकता है और भी नीचे जाए। इट्स डेफिनेटली पॉसिबल दैट और नीचे जा सकता है। एंड एक टाइम आता है मार्केट्स में जब आपका पूरा जो वैल्यूएशंस होता है, जो स्टॉक प्राइसेस होता है, इट्स नॉट अ गेम, इट्स नॉट अ फैक्टर ऑफ द फंडामेंटल्स एट ऑल। इट बिकम्स अ फैक्टर ऑफ योर फियर्स एंड ग्रीड। हाँ, सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स आ हाँ, जाते हैं। करेक्ट। तो आई थिंक वो मोमेंट आ गया है जहाँ पे एक एक्सट्रीम फियर का एक सिनेरियो लोगों में आ गया कि अब क्या होगा, दिस थिंग, दैट काइंड ऑफ स्टफ। इसको आप नंबर्स के साथ सब्सटैंशिएट कर सकते हैं, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। लाइक अगर आप अभी निफ्टी 50 चेक करें, तो उसका जो अर्निंग्स पर शेयर है, विच इज़ अ वेरी कॉमन थिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ करेक्ट। पर शेयर, इट्स मोर और लेस, इट्स एक्चुअली गॉन अप अ लिटिल बिट। ओके। तो जो 1050 था बिफोर अर्निंग सीजन अभी आया, अभी वो 1080 हो गया है। ओके। तो एक्चुअली द ईपीएस इज गॉन अप, बट क्या हुआ, आपके प्राइसेस डाउन है बिकॉज वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा था, तो अभी कम हो गया। सो इट्स एक्चुअली कम ऑन टू अ सो वेरी ओवरऑल डिसेंट पी स्पेस। मल्टीपल नीचे ही आ रहा है बेसिकली। ओवरऑल पी मल्टीपल नीचे आ रहा करेक्ट। है। आई थिंक अभी करंटली ऑन अ ट्रेलिंग 12 month बेसिस, इट्स आई थिंक बिलो 21 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। विच इज़ अ डिसेंट स्पेस टू बी इन। अब हर हर इंडेक्स का थोड़ा अलग है। तो अगर आप नेक्स्ट 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 देखेंगे, उसके अंदर द ईपीएस इज एक्चुअली गॉन डाउन। ओके। सो व्हाट हैज प्रॉब्ली हैपेंड इज वो जो रैंक 51 से 100 के जो कंपनीज हैं, उधर द अर्निंग्स हैव नॉट बिन एज गुड। तो राइट। वो एक्चुअली कम गया है। करेक्ट। तो हालांकि उधर भी पी डाउन हुआ है, बट द स्टॉक प्राइस और भी ज़्यादा डाउन हुआ है करेक्ट। एज कम्पेयर टू द ईपीएस आई थिंक डाउनफॉल। 20-1% का करेक्शन ऑलमोस्ट अच्छा आने खासा। आ गया है। आई थिंक निफ्टी नेक्स्ट 50 हैज़ राइट। गॉन डाउन, हाँ, 19-20%, करेक्ट। आज शायद 21-22 चला 2% गया और होगा। गिरा तो हाँ, 20% हो गया, एग्जैक्टली, दैट इज हाउ हाँ। यू नो। एंड थर्ड मिड कैप भी अगर आप देखेंगे, सो मिड कैप में क्या हो रहा है, द ईपीएस इज फ्लैट। ओके। तो अगर आप मिड कैप 150 देखेंगे, तो ईपीएस हैज़ बीन फ्लैट अभी तक के जो डेटा रिजल्ट्स आए हैं उसके हिसाब से। सो व्हाट आई वांट टू से इज दैट किसी भी चीज़ को एक तरीके से मत देखिए। हम बियर मार्केट बुल मार्केट बोलते तो हैं, बट वो बियर मार्केट बुल मार्केट हम लोग सिर्फ प्राइस के हिसाब से बोलते हैं। देर इज़ द सेकेंडरी थिंग ऑफ अर्निंग्स ऑल्सो विच आर इक्वली करेक्ट। इंपॉर्टेंट। अर्निंग्स या तो फ्लैट हैं या थोड़े से बढ़ रहे हैं,
it's not as bad as people look at it. So करेक्ट थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है. करेक्ट आपने पी मल्टीपल के बारे में बात किया कि 20-21 का पी मल्टीपल इज़ नॉट दैट बैड फॉर इंडियन मार्केट्स, बट हम और जैसे डेवलपिंग मार्केट्स देखते हैं तो वहाँ पे ऑन एन एवरेज 10 से 13 के बीच में ही मल्टीपल रहते हैं. चाइनीज़ मार्केट हम देख ले, ताइवान मार्केट हम देख ले, कोरिया मार्केट हम देख ले. तो ऐसा क्या कारण है कि इंडियन मार्केट्स के लिए 20 का मल्टीपल भी नॉर्मल है, और वही चीज़ अगर हम बाकी डेवलपिंग मार्केट्स में चले जाते हैं तो 20 का मल्टीपल तो बहुत ज़्यादा हो जाता है उनके लिए. So you're right. Cheapest markets are obviously Korea, Turkey, Brazil definitely is extremely cheap at the moment. Russia is cheap. China is cheap, correct. Uh, but हाँ मतलब सबका अपने अपने peculiarities तो definitely हैं. The more expensive market is obviously the US, which is extremely expensive. The most expensive is New Zealand at the moment. ओके Australia is expensive. तो सब ऊपर नीचे तो है. बट हाँ, इंडियन ग्रोथ स्टोरी अपने को पता है that you know if it's still growing at a GDP of 6.5%, which is projected for this year and the coming year, तो कुछ तो legs हैं. Ultimately क्या होता है, investing is all about कौन किससे बेहतर है. करेक्ट मतलब हम लोग बोलते हैं ना वैल्यू इन्वेस्टिंग, मैं उसको बोलता हूँ कि वैल्यूबिलिटी इन्वेस्टिंग है, कि कौन कितना ज़्यादा वैल्यूबल है. करेक्ट तो अगर आपके पास $1 है, $1 है, तो उसको क्या चाइना में डालना बेटर है या इंडिया में डालना बेटर है या यूएस में डालना बेटर है, वो इन्वेस्टर ऐसा सोच रहा है. सो फ्रॉम दैट कॉन्टेक्स्ट आई थिंक स्टिल अ लॉट मोर मनी विल हैव टू मूव इनटू इंडिया एज कम्पेयर टू प्रॉब्ली अ ब्राज़ील और अ चाइना और अ टर्की. और ग्रोथ स्टोरी पे पी मल्टीपल बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है. growth story is one of the most important things. So it's the same concept, right? Growth investing and value investing. करेक्ट Most of the investing that we have is actually growth investing in this Correct. world, right? तो वैल्यू इन्वेस्टिंग बहुत ही एक निश टॉपिक हो जाता है बहुत लोगों के लिए, बट ज़्यादातर ग्रोथ पे काम करते हैं. सो पीपल लुक एट ग्रोथ. अगर तेज़ी से बढ़ सकता है तो दे डोंट माइंड गिविंग इट अ पी मल्टीपल ऑफ 100 ऑल्सो, विच Correct. इज देयर इन लॉट ऑफ स्टॉक्स. Yeah, with Zomato, Swiggy's of the world Or lot do of have them. that, Lot of those kind of multiples. मैं तो खुश हो जाता हूँ जब मैं देखता हूँ एक नया फिनटेक आया है और एनी टेक कंपनी हैज़ कम इन एंड इट्स प्रॉफिटेबल. बहुत ही रेयर सिनारियो होता है, राइट? सो इट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. And what's been your journey like? आपको given the conversations we have had so far, 5 मिनट का ही हुआ है. This is very clear कि experience has been immense in the markets. तो what's been the journey like? आप कितने टाइम बाद मार्केट्स में आए थे? कितना टाइम अपने मार्केट को दे दिया है? क्या क्या सीखा है आपने मार्केट से? क्या क्या सिखाया आपको मार्केट ने? सो मेरा जर्नी भी काफ़ी अप एंड डाउन वाला ही रहा है. मतलब माई ओन एक्सपीरियंस हैज़ बिन अप एंड डाउन. सो शुरू किया था 2003-2004 के आसपास. दैट वाज द टाइम व्हेन आई जॉइंड ICICI बैंक. तो बैंक में एक बार घुस गए तो पैसा बहुत दिख रहा होता है, Right. सो ऑब्वियसली यू गेट इट, एंड दैट वाज अ ग्रेट टाइम टू गेट इनटू द मार्केट. 2004 was like the best time to get into Correct. the market. ऐसा टाइम हमने देखा नहीं है between 2004 and 2007 yet. Right. तो वहाँ पे अच्छा पैसा बना. मतलब कैपिटल ऑफ वेरी स्मॉल कैपिटल, सैलरी भी ज़्यादा नहीं था, बट दैट डिड वेरी वेल. एंड देन 2008 की. Right. तो 2008 आई सॉ माई वेल्थ गो डाउन बाय 65%. गिरता रहा. It's predominantly large caps or mid caps or small caps? It was mid and large caps. Okay. For me, it was mid and large Hmm. caps at that time. See, I was also very new to investing. Right. तो मैं भी सीख ही रहा था चीज़ों को Right. कि कैसा क्या होना चाहिए करके. So you learn. Correct. अगर कोई मुझसे आके पूछता भी है ना कि सर मुझे वो फॉर्मूला बता दो कि किससे मैं मल्टी बैगर बना सकता हूँ, मैं बोला यार बेस्ट फॉर्मूला इज प्लीज इन्वेस्ट एंड लर्न, Right. बिकॉज यू हैव टू लर्न, यू हैव टू इवॉल्व एज एन Correct, इन्वेस्टर. correct. तो ऑब्वियसली मेरा क्या एवोल्यूशन हुआ. 2008 आई गॉट स्कैर्ड. उसके बाद हिम्मत आया वापस मार्केट में आने का इन 2014. सो आई वॉज इन टू स्टैग्नेशन फॉर द नेक्स्ट 6 years. Okay. So 6 years you were not in the market only. I didn't go into the market. Oh. It was a complete fear in me. 2015 beginning is when I again moved in. But this time I moved in separately. Okay. I moved into mutual funds. Okay. मैंने बोला ठीक है, let me give time to mutual funds because you're doing a full-time job also and all that stuff करके. Then the strength started to improve. 2017 मैं बहुत ही मतलब अच्छा स्ट्रॉन्ग लगा कि नाउ इट्स द राइट टाइम टू गेट इनटू स्टॉक्स. आई बॉट सम स्मॉल एंड माइक्रो कैप 18 स्टॉक्स. में गिर गया. फिर वो 40% गिर गया. 18 में ठीक गिर है, तो फिर मैं थोड़ा सा दिस थिंग, आई थिंक द रियल पुश केम इन वंस कोविड केम इन एंड 2021 इज रियली व्हेन आई कुड पुट इन मोर कैपिटल इनसाइड इट. सो थोड़ा स्टॉप स्टार्ट होगा. Right. And then I said, ठीक है, now I can really do it. And last 4-5 years, I've been
learning and making mistakes and improving my strategy and all that stuff. तो सिंस आपने 2 बार पोर्टफोलियो गिरते हुए देख लिया, अभी जो फॉल आ रहा है या फिर यहाँ से ज़्यादा और फॉल भी हो जाता है, तो आई एम वेरी श्योर कि शायद आपको डर नहीं लगेगा जितना हमको लगेगा जो शायद मैं तो अपनी आज लाइफ बहुत का खुश पहला था कि पहला आज दूसरा फॉल 5% ही गिरा देख रहे करके। हैं। इसका क्या कारण मेनली, मतलब बहुत लोग तो डर जाते हैं कि 5% गिरा है तो लोग पैनिक होकर और सेल करने लगते हैं। व्हाट इज़ योर रीज़न टू बी हैप्पी हाँ, अबाउट सो इट? इट्स वेरी सिंपल। स्टॉक प्राइस गिरा ना 5%। कंपनी का कोई कंपनी का फ्यूचर तो 5% नहीं गिरा ना। करेक्ट। सो आई लुक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बेसिस। सो द फर्स्ट थिंग, जब कोई भी स्टॉक 5% गिरता है, मैं सबसे पहले ट्विटर या न्यूज़ में जाके चेक कर लेते हैं यार कुछ नेगेटिव तो नहीं आया इस कंपनी के बारे में। अगर कुछ दिखता नहीं है तो देन इट्स नथिंग बट जस्ट अ प्राइस मार्केट शेकअप रिएक्शन दैट इज होता है। हैपनिंग, और कुछ नहीं हो रहा है इधर। एंड फिर मैं रीवैल्यूएट करता हूँ कि अच्छा अब लेट मी गो बैक टू, मैंने जो इन्वेस्टमेंट थीसिस बनाया था कि 1 साल के बाद कितना ईपीएस हो सकता है या 2 साल के बाद कितना हो सकता है, एंड देयरफॉर व्हाट कैन बी द राइट प्राइस फॉर इट, आई गो बैक टू दैट। मुझे फिर ऑब्वियसली मुझे अब अच्छा और अच्छा लगने लग जाता है करेक्ट बिकॉज अभी तो गिर गया करके। देन आई इन्वेस्ट इवन Invest. मोर मनी। सो टुडे आल्सो आई पिक्ड अप राइट। इनफ शेयर्स टुडे। 6-7 कंपनीज में जो मेरे पुरानी कंपनीज हैं उनमें उसमें ऐड मैंने अप कर एवरेज दिया। अप किया। करेक्ट। ओके, करेक्ट। कुछ में एवरेज अप हुआ, आज तो किस में एवरेज डाउन भी हो गया बिकॉज सम स्टॉक्स एक्चुअली गॉन डाउन बिलो माय इनिशियल एक्विजिशन प्राइस आल्सो। ओह, तो वो भी हुआ है, तो Correct. मैंने उसको और खरीद लिया। करेक्ट। एंड व्हाट इज़ योर करंट, लाइक 5% अपन ने बोला तो गिर, उतना गिर गया, तो व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट नंबर जितना ओह गिरा अच्छा, है? 5% के बाद कितना हो गया है? सो द स्टॉक पोर्टफोलियो इज 1.2 Okay. CR, and म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 5.5 के आसपास, Okay. maybe 5.4 after Correct. today's drop. So it's more of 80-20, which I Correct. try and follow. कोर एंड सैटेलाइट टाइप्स। हाँ, core and satellite types. Correct. So I keep 80 in stocks and 80 in 18 mutual funds and 20 in stocks. Out of that 80, again there is some equity and there is some non-equity also. ओके। So उसके अंदर equity would be about 65 odd percent, and the remaining 35 would be debt based. Or सो आई थिंक डेट बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो अभी बहुत लोगों को समझना करना it है, is, क्योंकि इक्विटी में तो दे लूजिंग मनी, सो सबका ये आता है कि डेट में कहाँ इन्वेस्ट करे, कैसे करे। सो व्हाट आर योर ओपिनियंस, कैसे डेट को अप्रोच करना चाहिए? I look at debt only from two angles. तो debt में प्रॉब्लम ये है कि there are different kinds of debts, right from your liquid funds, your overnight funds, जो आपके सबसे आप बोल सकते हो it's at the low risk low return kind of matrix हो Correct. गया, to the high risk high return kind of a matrix, which is your gilt funds हो गया, your long duration funds हो गया, वो सब हो गया। वॉट आई हैव डन फॉर माई, मैंने सब में डैबल किया है। मैंने क्रेडिट रिस्क भी ट्राई किया है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी Right. ट्राई किया है, मीडियम टर्म भी ट्राई किया है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म। वॉट आई जनरली डू इज I keep in these two boxes. One is your short duration funds, which is basically your money market, your liquid, your ultra short term. करेक्ट। Maximum short term थोड़ा चला गया, okay? ओके। उसमें मैं थोड़ा रखता हूँ, and the rest of it goes into the gilt kind of instrument. मैं gilt बोल रहा, I'm keeping it a little Correct. broad. Gilt हो गया या Corporate state हो development गया। loans हो गया, वैसे नहीं corporate नहीं रखता मैं ओके। उतना, ओके। because उसमें थोड़ा credit risk का थोड़ा सा गवर्नमेंट एंड म्युनिसिपल बॉन्ड्स हाँ हो गए। हाँ हाँ। ओके। So I try and keep it in the, so एक चीज़ मैंने इसमें कवर कर लिया है, that safety is important for me. करेक्ट। ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट गायब नहीं हो जाना चाहिए। हम्म। So safety is important. That's why I have the short duration and I have the gilt with me. That's Right. number one. The second is obviously what proportion you want to keep between the two of them. I try and keep like 30-70 kind of a thing. But हाँ, उसमें मैं थोड़ा सा गेम खेलता रहता हूँ, because depending on the interest rate कहाँ जाने वाला है, if it's going to, interest rate is going to go up, then I do more of short term. If it's going to go down eventually, then I do more of long duration Right. funds. So I keep on playing with इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करोगे फॉर द व्यूअर्स कि इंटरेस्ट हाँ। रेट और प्राइस का कैसे रिलेशन वर्क कर रहा है, स्पेशली फॉर शॉर्ट टर्म एंड फॉर लॉन्ग टर्म Sure. बोथ। So short duration funds और short duration debt और bonds, इसका मतलब ये होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितनी देर में मैच्योर होने वाला है। ओके। जैसे आप एफडी लेते हैं, राइट? एफडी आप 7 दिन का भी एफडी ले सकते हैं और 5 साल का भी एफडी ले सकते हैं, राइट? सो जो टाइम टू मैच्योरिटी होता है, दैट्स व्हाट इट मीन्स, 7 दिन एंड 5 साल। अब बॉन्ड्स के केस में जब कोई शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड होता है, बिकॉज आपको पता है कि 1 महीने 2 महीने 6 महीने के अंदर वो मैच्योर होने वाला है, द रिटर्न दैट्स ऑफर्ड फॉर दीज शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड्स इज वेरी लेस। करेक्ट।
5% 6% का यील्ड आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा बहुत कम जाता है, राइट? सो दैट्स व्हाट, बट देन द सेफ्टी इज ऑल्सो हाई, करेक्ट, बिकॉज अगले 6 महीने में, 5 महीने में, 3 महीने में वो मेच्योर मैच्योर हो होने वाले जाएगा। हैं, तो आपको आपका प्रिंसिपल मिल जाएगा और ये जो 5-6% आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। हम्म, नाउ वी कम टू द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, जो लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, नाउ दोज आर फॉर द नेक्स्ट 7 years, 8 Correct. years, 10 years, 12 years, 2040 तक भी बॉन्ड्स अवेलेबल है, राइट, मार्केट के अंदर। नाउ ऑब्वियसली अगर 2040 तक है, बहुत कुछ हो सकता है बीच में। द गवर्नमेंट माइट डिफॉल्ट, राइट, और सम कंपनी जिसका आपने लिया, लेट्स से HDFC का आपने लिया है, HDFC माइट गो बैंकरप्ट, राइट, chances less but the chance is there, right? So that's where some kind of premium also comes in, right, into the picture. So generally the yields offered here is slightly higher, it's about 7 to 8% के आसपास आपको मिलता है। Then there is an additional kicker, वो किकर क्या होता है कि आपको कैपिटल एप्रिसिएशन का भी एक चांस मिलता है विथ लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स। अब वो कैसे आता है? नाउ देयर इज अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल दैट सेज दैट इफ इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज then the price of the bonds go down, करेक्ट, and vice versa. करेक्ट, Why does that happen? Also very simple to understand. अभी समझ लीजिए आपके पास कुछ एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं जो आपको 5% पे करते हैं, Correct. ठीक है? आप सडनली समझ लीजिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, तो वो क्या हो गया, 7% पे 7% अवेलेबल, यानी कि जो 5% वाला है, नाउ इट हैज बिकम लेस वैल्यूएबल टू मी, करेक्ट, सो द प्राइस गोज डाउन। ओके, Are you getting it? करेक्ट, करेक्ट, Right? So now I will opt for the 7%, I will not opt for the 5%, therefore the price goes down of the existing bonds, right? So that's the logic. ये बहुत simplified है, but actually यही logic है, मतलब you don't have to think beyond this. So when this happens, when the interest rate goes down or there's an expectation कि interest rate is going to go down, the price of the existing bonds start going up. तो बेसिकली वो लॉस को कैपिटल एप्रिसिएशन से कवर करना चाहता है। Exactly. तो आपका जो 7% तो yield आपको मिल ही रहा है, ऊपर से आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलने लग जाएगा। नाउ डेट फंड्स में इट कैप्चर्स बोथ दीज थिंग्स इन अ सिंगल एनएवी। वो अलग अलग से तो नहीं बताता ना, वो तो एक ही में बता देता है। सो नाउ इफ यू स्टार्ट नोटिसिंग योर लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स, आपकी गिल्ड्स एक्सेट्रा, यू विल नोटिस दैट द YTM, yield to maturity, that's the term that we use, YTM has started to go up. तो पहले जो 7% था, अभी आप देखोगे 8-8.5% का YTM होने लग गया है। यू कैन जस्ट ओपन वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन और एनी ऑफ दीज गाइस, तो वहाँ पे YTM लिखा होता है, या फंड फैक्ट शीट में भी लिखा होता है, तो यू विल स्टार्ट सीइंग दिस थिंग। सो दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। करेक्ट। फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन bonds, long duration funds, long duration instruments, the market, the YTM is capturing the possible capital appreciation as well as the current yield of that instrument. और how much of a hedge does your debt portfolio works out इक्विटी पोर्टफोलियो के लिए, कि अभी के मार्केट सिनेरियो में डेट फंड्स बेटर परफॉर्म करने लग जाते हैं क्योंकि इक्विटी से पैसा निकल रहा है तो कहीं तो जा ही रहा होगा। हाँ, सो आई नाउ डोंट यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट एलोकेशन जो क्लासिकली बोला जाता है कि 60-40 होना चाहिए या 70-30 होना चाहिए। अभी मैं एक सेफ्टी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ। सो द वे आई थिंक इज़ वेरी सिंपल, कि एक लेवल के बाद आपको शायद डेट की ज़रूरत ही नहीं है। करेक्ट। ओके, सो लेट्स से यू हैव 2 crores worth of non-equity instruments with you, which can be your PPF, your EPF, your bonds, your even gold can be assumed to be a safe asset for you. So all these things put together, don't even include the property. Let's include everything else, and let's say you have a decent number. Let's say you have 2 crores. एक बार वहाँ हो जाता है ना, वो आपका एक सेफ्टी कुशन बन गया है। Correct. इसके बाद हर पैसा आपका इक्विटी में जाना चाहिए। Okay. That's my thought process. Okay. क्यों, why feed the ओवरग्रोन मॉन्स्टर? करेक्ट। मतलब वो डेट उसमें ऑलरेडी 2 करोड़ हो गया तो क्यों और? हाँ, वो मेरे को जब देने वाला ही वही 6-7% का ही है, तो व्हाई टू फीड इनसाइड दैट? देयर इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट। मतलब एक सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट इट है कि लोग बोलते हैं ना कि आपका एज माइनस 100 माइनस एज होना चाहिए इक्विटी में। हाँ, राइट। सो लाइक ओके, सो यू आर ऑलमोस्ट 30 नाउ। Right. ओके, सो 100 माइनस 30 बाय योर लॉजिक 70 इक्विटी में, 30 आप डेट में रखो। ठीक है, चलो मान लिया। Now let's say 20 years later 50-50 हो गया आपके केस में, right? And let's say the portfolio that you now have is 20 crores. Okay. Would you keep 10 crores in debt? कोई पॉइंट ही नहीं है। कोई पॉइंट ही नहीं है। Correct. So that's why I say the safety cushion, build a safety cushion. You don't have to build it immediately. थोड़ा टाइम लीजिए, कोई बात नहीं। एक बार वो लेवल पे पहुंच जाए, मेरा एक पहुंच गया है लेवल, उसके बाद like I have kept 1.5 crores as my safety cushion. Okay. उसके बाद every penny, every rupee, every पैसा goes into equity only.
बिकॉज इन केस इफ समथिंग हैपेंस टू द इक्विटी मार्केट्स ऑल्सो, I मान have the लेते 1.5 with me. हाँ, तो वो 1.5 करोड़ तो है ही जिस पे मेरे को यील्ड मिल ही रहा है, करेक्ट। एंड जो आप 1.5 करोड़ डायरेक्ट इक्विटी में डालते हो, सो वो रिसर्च आप खुद से करते हो या फिर यू हैव सम एडवाइसर हेल्पिंग यू? No, I do it myself. I have a researcher, someone Okay. I had hired, Okay. PM. So the two of us work and यही करते रहते हम लोग, मतलब तो we आपका enjoy it. स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है? वैल्यू है, ग्रोथ है, या Uh, फिर दोनों का मिक्स So when I है? started, it was value, ओके। but now I have moved. तो वही जो मैं बताता हूँ ना आपको, हम्म। the evolution of an investor. So now I have moved into a GARP style of investing. I really look for growth. तो शायद वैल्यू इंडियन मार्केट्स में दिखती भी नहीं है, ग्रोथ ही दिखती है दिखती है, ज़्यादा। ऐसा नहीं कि अच्छा। नहीं दिखती है, ओके। लेकिन ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, नंबर वन, एंड यू नीड क्रेजी अमाउंट्स ऑफ पेशेंस, करेक्ट। एंड देन यू हैव टू वेट फॉर द कैटलिस्ट ऑल्सो, क्योंकि अगर कैटलिस्ट नहीं आएगा ना तो आप वैल्यू ट्रैप में फंस जाओगे वहाँ Correct, पे। correct. यू नो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, आपको ऐसा लगेगा वाह दिस इज एलिस इन वंडरलैंड काइंड ऑफ अ स्टॉक हाँ, राइट नाउ, बट आप फंस सकते हो, यू कैन गो डाउन दैट रैबिट होल जिसको बोलते हैं ना, वो ट्रैप बन सकता है। सो व्हाट और- आई हैव डू इज आई प्रेफर a GARP kind of strategy. अब GARP में भी I've made some modifications for myself. So I'm not looking at long-term growth ओके। because I assume मुझे दिखता नहीं है long-term growth. राइट। सेक्टर के लिए फिर भी दिख सकता है, बट कंपनी के लिए देखना बहुत मुश्किल है बिकॉज Correct. बहुत कुछ हो सकता है रास्ते में, राइट? पैसा नहीं है, सम कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू माइट Mhm. कम इन, सम रेगुलेटरी चेंजेस माइट Mhm. कम इन, सम कॉम्पिटिशन माइट कम इन, एनीथिंग कैन हैपन, राइट? तो मैं कोशिश करता हूँ ऑफ कीपिंग अ रेवेन्यू विजिबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 1.5 to 2 years. ओके। तो मुझे वो दिखना चाहिए कि 1.5-2 साल के अंदर अगर आज x पे है रेवेन्यू, इट शुड गो अप टू 1.3x, 1.4x. 15-20% का केगर रेवेन्यू में, ठीक है। तो सो अराउंड 25 to 30 इज व्हाट वी ट्राई एंड कीप, एंड मार्जिन स्टेबिलिटी होना चाहिए और मार्जिन इंप्रूवमेंट होना चाहिए, और वो भी हमें दिखना चाहिए. ओके। So it's like saying, as an example, if some stock is there and he has said, okay guys, ट्रांसक्रिप्ट में उसने बोला कि गाइस हमारा जो दूसरा कारखाना है वो भी चालू हो गया. ओके। तो जहाँ पे हम पहले 100 जूते बनाते थे, अब अब 200 हम 200 बनाए. जूते बनाएंगे, और पास डिमांड बहुत है. हम्म। तो अब कॉमन सेंस है कि आज तक वो 100 का रेवेन्यू इसलिए कर पा रहा था बिकॉज उसके पास 100 जूते बनाने का ही जगह था. राइट। अब बस 200 हो गया है तो कम से कम 130 तो बना लेगा. करेक्ट। एंड ही सेइंग मेरे पास डिमांड है, राइट। मतलब आई एम गेटिंग ऑर्डर्स, आई एम नॉट एबल टू सर्विस दोस ऑर्डर्स. राइट। सो सिंपल फ्रेमवर्क इन माई हेड, आई नीड टू सी दिस. राइट। आई डोंट गो विथ कल को वंदे भारत 500 ट्रेन चाहिए, दिस थिंग, ठीक है, ऑल दैट इज फाइन, बट आई नीड टू सी दैट थिंग ऑन on a ग्राउंड, company level. ऑन अ कंपनी लेवल एंड ऑन ग्राउंड पे होना चालू हो गया वो. So I'm a bottom-up stock picker, so Picker, to speak. correct. If you ask me on macro, I will not understand a single word. करेक्ट. एंड इन टर्म्स ऑफ गार्प इन्वेस्टिंग, जैसे आपने कहा कि दैट इज़ योर गो टू मेथड राइट नाउ, कुछ ऐसा स्क्रीनर जो नॉट विदाउट ओपनिंग अ लैपटॉप आप कुछ हमारे साथ डिस्कस कर सको कि ये 4-5 फिल्टर लगा के शायद simple. हमको एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स पता चल पाए जहाँ से हम हमारी रिसर्च स्टार्ट कर पाए. Yes, so for example, market cap का एक would be the first one. So market capitalization greater than 500 CR. So ओके. that's one. सो दैट इज़ वेरी माइक्रो कैप, 500 करोड़ से ऊपर की कंपनी अपने फिल्टर में आ सकती okay, I है. should also tell you हाँ. that I don't do large caps at all. ओके. एक है in my entire portfolio of some 25 odd stocks, एक है which is Hero Honda. ओके. Because when I bought it, वो काफ़ी चीप लग रहा था, Right. you know, so I bought it. वो भी अच्छा खासा जाके, I mean, it Correct went up to हुआ. 100% and then now it's down to 40% in the Correct. portfolio. And then the second one is revenue growth, sales Okay. growth has to be more than 25% is what we're looking at. ओके. Third, we are also looking at an operating profit margin of at least 20%. ओके. The reason why we do that is because कल को अगर कुछ भी 19-20 भी हो गया ना, there is enough margin with us. It will not take us into a negative लॉस thing. में नहीं लेके जाएगा Loss ऑपरेटिंग में लेवल लेके पे. जाएगा, हाँ. ओके. Then we also do look at the PEG ratio. स्क्रीनर वाला PEG ratio नहीं, हम खुद का एक PEG ratio Okay. calculate करते हैं. व्हाट We इज try दैट? and so PEG ratio is very simple, right? It's the P ratio divided by the expected EPS growth of the company. एक साल का growth ले लो, 2 साल का ले लो, it depends on you. There's no defined method for that. So we do that. Just to give you as an example, let's say there is some stock which is available at a P ratio of 100. But if its EPS is expected to grow at 200, then it's a great stock for me to buy. मल्टीपल तो सीधा 50 का हो गया. Exactly. So जो मेरा 1 रुपए का प्रॉफिट था वो अगर 3 रुपए होने वाला है अगले 1 साल के अंदर,
वो 100 रुपए पे है, 100 डिवाइड बाय मेरा 33% हो गया ना। 33 हो गया पी मल्टीपल, करेक्ट। So I go with that logic. See, anytime you're buying a stock, you're not buying it for the past. यू बाइंग इट फॉर द फ्यूचर। Buying it for the future. तो Correct. future calculate करना है ना, Correct. past का लेके मैं क्या करूँगा करके. करेक्ट। So we use this simple header in our head कि ये होना चाहिए. बाकी so these four things I told you, which is your sales growth, your OPM, your market cap, and your PEG ratio. Peg ratio. This is the core part of the Right. screener. इसके अलावा हम और भी चीज़ें देखते हैं, जैसे हम EPS फ्यूचर EPS कैलकुलेट करते हैं. ओके वो इसलिए आजकल करना पड़ता है बिकॉज अ लॉट ऑफ कंपनीज कम अप विद प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स, ओके सो दे आर डाइल्यूटिंग द शेयर कैपिटल. ओके। तो आप नेट प्रॉफिट की जगह ईपीएस देखते हो? मैं EPS देखता हूँ, मैं Right. प्रॉफिट नहीं देखता. राइट। प्रॉफिट आई डोंट केयर, पैट आई डोंट केयर, आई लुक एट EPS. आई हैव टू EPS. कैलकुलेट द फ्यूचर EPS. Right. तो उसमें हम देखते हैं कि शेयर कैपिटल, व्हाट आर द नंबर ऑफ शेयर्स दैट्स गोइंग टू. तो वी हैव टू लुक एट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स, वी हैव टू आल्सो लुक एट एनी वारंट्स दैट हैव बीन इशूड. और हम लोग अज्यूम करते हैं, बट बिटवीन मी एंड प्रियम वी अज्यूम दैट 100% ऑफ द वारंट्स विल बी कन्वर्टेड। एक्सरसाइज्ड. और बहुत सारी कंपनियों के पास कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी होते हैं, वो Exactly. शायद उस समय Exactly. मैच्योर हो जाते हैं कन्वर्ट होने के लिए। Exactly. तो हम वो भी कैलकुलेट कर लेते राइट। हैं. ये हमारे जो इनिशियल जो एक्साइटमेंट होता है उसको डाउन लेके चला जाता है, बिकॉज पहले जब हम कैलकुलेट करते हैं विदाउट लुकिंग एट दिस तो लगता है कि अरे EPS इज गोइंग टू ग्रो बाय 70-80%, बट देन व्हेन वी कैलकुलेटेड इट गेट्स 50 आ जाता है, 40% आ जाता है। हमने काफ़ी मतलब 2-3 को हमने रिजेक्ट किया हुआ है. ओके आफ्टर बीइंग सुपर एक्साइटेड वर्किंग ऑन इट फॉर 4-5 डेज हमने रिजेक्ट किया बिकॉज वी नोटिस कि यहाँ पे ये एक Okay. प्रॉब्लम है. इसमें आप रिटर्न का कोई रेशियो नहीं इन्वॉल्व करते हो? ROE, ROIC, ROC, आई डोंट. उसका कोई रीजन है पर्टिकुलरली? I didn't find it too effective Right. for me. I understand the concept, of course, ROC, cost of capitals and all that stuff, but उतना मैं फोकस नहीं Correct. डालता हूँ इसके ऊपर एट द मोमेंट. इनफैक्ट कुछ कुछ नई चीज़ें अब मुझे पता लगी. लाइक वी वर जस्ट गोइंग थ्रू अ स्टॉक रिसेंटली, वी लाइक्ड इट एक्चुअली इनिशियली. कैन आई से स्टॉक? Yeah, please. Yeah. This is not a recommendation. Yes. Huh. So Craftsman Automation, right? Okay. Someone, one of my subscribers had sent across a nice investing thesis. I liked it. मुझे सब अच्छा लगा. जब सब किया ना तो रेवेन्यू ग्रोथ दिखा हमें, बिकॉज उधर भी यही हो रहा था. दे हैड acquired some company, they acquired 2 companies, Okay. setting up 2 greenfield projects and all that stuff. So सब अच्छा लग रहा था. Their own estimation is 7,000 CR of sales revenue for the coming year FY26, and their current sales is about 4,500. Okay. So that's a big jump, right? Right. Yes. 70-80% हाँ, almost. exactly. Yes. So it's a big jump. And EPS calculation पे भी हमें सब अच्छा लगा. The only question mark was probably on the margins. Okay. Because जो standalone business था, that was at about 17-18% Operating margins. operating margin, correct. EBITDA margins. So the one they are acquiring Sunbeam करके, it is currently at negative. Okay. And then they had given an estimate कि हम लोग उसको 8 से 10% तक लेके आ जाएंगे in FY26 itself. There another company which is also at about 17-18%. So they had given a blended of 16%. Correct. We were a little dodgy on that. ठीक है यार, ये मतलब हम we are putting everything on the execution skills of The this management. Right. Right? So वो था, हमने बोला ठीक है अभी के लिए रखते हैं, let's assume कि 16 भी हो जाता है. Then something else came up. What came up is that we noticed that the interest, they had obviously taken debt for the acquisitions, etc. The interest plus the depreciation was, I think, coming out to be 55% of the EBITDA. Oh, so automatically आधा हो गया मेरा net तो profit I पे। was like messed up in my head कि अगर ये जो मार्जिन हमने 16 लिया, अगर इसको कुछ भी हो गया, I am in a soup because my expenses, my depreciation and my interest is not going to change. Right. And obviously there's going to be depreciation because Right. he's taken those new plants, वो Correct, सभी तो correct. ऐड होने वाला है. It's not going to change. And then I'm playing everything on that 16%. मतलब अगर वो 12 निकल के आ गया तो आप 5% मार्जिन पे नीचे आ जाते हो, और अगर वो 20 आता है तो 10 पे भी आ सकते अगर हो। कुछ भी हो गया, अगर वो शायद 9%, if I do a sensitivity analysis, if it probably goes down to 10%, I'll be in negative territory. Correct. So I can't, मतलब knowingly I can't do something like this. Correct. Then it a very interesting exercise. तो हमें अब हमें एक thought thread आ गया था दिमाग में. हमने बोला okay, let's do a simple thing. Let's go on screener. Let's put in this query that if the company where depreciation plus interest is, let's say, 70% of the EBITDA, EBITDA margins. and let's try it over all the companies,
can we really get I mean, what would be the stock price increase for those companies over a 10-year period? And believe me, 20% plus, we got hardly 4 companies. Oh, And then when we reverse the query, if depreciation plus interest is, let's say, less than 30%, we got whole bunch of like companies. 30 companies. Right. And those 30 companies are all your known guys, your Asian Paints and Titan, everyone who has become Good a consumer companies Exactly. with lesser interest cost. Exactly. So all those क्या बोलते हैं multi baggers Right. and wealth creators, वो Correct. मोतीलाल ओसवाल wealth creator पे डर जो का जो list आता है वैसा टाइप का, QGPL वाला जो Exactly. स्ट्रैटेजी है, राइट. तो वो आया. And then we realized, oh my God, this is also a good thought thread to have now in our head, that if your interest plus your depreciation is so high, you're adding more risk into your thesis, Correct. which is something probably I am not ready to take at the Right. moment. But believe me, Kunal, every marker was looking so nice. कि अरे इसका sales बढ़ने वाला है, उसका EPS बढ़ने वाला है, this thing. But then we came up with this and we said, okay, this is This is an auto ancillary company, I'm presuming. This is into precision engineering. They do multiple things, Okay. including auto-based तो components. ऑटोमेटिकली मार्जिन सेंसिटिव बिजनेस हो ही गया. Margin sensitive तो है. Correct. It's better than a lot of other auto ancillary companies who do 8-9%. This is at a blended, I mean, they say they are a blended of 16-odd%. और भी है, जैसे automated storage boxes ऐसा करके कुछ इनका एक business है. Powertrain is anyway there. Correct. So they have 3 core businesses. core big businesses that they have, which they operate into. Correct. And yeah, I mean, बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड वे जहाँ पे आप बिजनेस को ऐसे एनालाइज करते हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. बिकॉज बहुत सारे जो नए लोग आते हैं मार्केट्स में, इवन इफ दे स्टार्ट रीडिंग एनुअल रिपोर्ट्स, कॉन कॉल सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं या फिर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस भी पढ़ते हैं, तो कंपनी जब अपने बारे में लिखती है तो अच्छा ही लिखती है एंड दे गेट कैरिड अवे. correct. सो बट इस तरीके से उनको देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे हमेशा ये लगता है कि जब मैं कोई स्टॉक पढ़ रहा होता हूँ तो ये नहीं पढ़ना चाहिए कि क्यों इसमें इन्वेस्ट करूँ, Correct. उल्टा पढ़ूँ कि क्यों Skeptic भी होना पड़ता है, इसमें हाँ. इन्वेस्ट ना करूँ, तब जाके वो आंसर शायद मिलते. तो मेरा आपने फेवरेट डायलॉग टू प्रियम ऑलवेज इज कि ये मतलब ये कैसे मेरे को धोखा देगा, हाँ. you know. So we are trying to find कि what is going to go wrong for me. That is extremely important. Give you another example, again a rejected case. Jindal Drilling, okay, was in the news because what has happened is there's one catalyst which has happened which a lot of people got excited about. उसमें क्या था, जो rent होता है ना, rig, Jindal Drilling is into rigs, okay, offshore rigs. So the rent was earlier $40,000 per day. Okay. The rent of the rig. 40 लाख 35 लाख रुपए हो गए. हाँ, 35 लाख. तो $40,000 था एक दिन का. वो भी कॉन्ट्रैक्ट रिविजन हुआ है एट $88,000. ओके. बड़ा नंबर है ये, राइट. डबल हो गया, राइट. गया. बहुत लोग एक्साइटेड और स्टॉक बढ़ने लग गया, मतलब अच्छा बढ़ा, एकदम स्पाइक आया ऊपर करके. हम भी एक्साइटेड क्योंकि हमें भी लगा, अरे यार ये तो मतलब बढ़िया है ऐसे करके. सो हमने वो नंबर्स को कैलकुलेट करना शुरू किया, सब अच्छा लग रहा था. एक वर्ड हमें बाद में दिखा, रिफर्बिशमेंट कॉस्ट. सो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जब कोई ड्रिलिंग रिग को आप किसी नए कॉन्ट्रैक्ट में शुरू करते हो, किसी और क्लाइंट को शिफ्ट करते हो उसी ड्रिल को, उसमें बहुत सारा वियर एंड टियर होता है, उसको रिफर्बिश करना पड़ता है और वो अच्छा कॉस्ट है. Okay. मतलब जो अभी जो लेटेस्ट किया था FY25 में, उसका रिफर्बिशमेंट बिल वाज 130 crores. इट्स अ बिग नंबर. अब कुछ केसेस में द क्लाइंट पेस, कुछ केसेस में इनको खुद देना पड़ता है. इसका पता नहीं है कि क्या करने वाला है. नाउ इन द नेक्स्ट 1 or 2 फाइनेंशियल ईयर्स उनके जो 4 और रिग हैं उनका भी रिफर्बिशमेंट आने वाला है. अगेन मेरे दिमाग में क्वेश्चन मार्क, व्हाट डू आई डू? वेट आउट द पीरियड, मतलब बेस्ट ऑप्शन ही होता है. आई कांट इवन गेस. सो मुझे लगा यार 5,000 कंपनी है, मैं क्यों इस एक के पीछे पड़ा हुआ हूँ करके, हटाओ. So for me, investing sometimes is as much as a rejection exercise as it is a selection exercise. Correct. रिस्क रिवॉर्ड, जैसे ट्रेडिंग में लोग बोलते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होना चाहिए, आई थिंक इन्वेस्टिंग में और ज़्यादा फेवरेबल होना चाहिए. And I don't get it right all the time. I understand that I am also human like everyone else, right? But जानबूझ के मैं गलती नहीं करना चाहता. Correct. You know, that's how I जो चीज़ सामने दिख रही है कि गलत हो रही है, तो आप उसमें why go for something like this? So many other companies just, नहीं तो चुपचाप बैठे रहो. Be happy with the 8% FD में जो मिल रहा है, उससे खुश हो जाओ करके. नहीं तो इंडेक्स तो होता ही है. इंडेक्स भी है, मतलब ठीक है, यू कैन फिगर आउट समथिंग. बट एक तरीका ये हो गया जहाँ पे हम एक अच्छा स्क्रीनर बना के एटलीस्ट स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमें पढ़ने हैं, नॉट इन्वेस्ट डायरेक्टली ऑब्वियसली. आइडिएशन आपको मिल जाता है, एक स्टार्ट मिल जाता है.
वैसे ही आई थिंक आपने बहुत बार ये भी बताया है कि कैसे आप बड़े जो इन्वेस्टर्स है वो लोग बहुत अच्छे से रिसर्च करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि द रिसर्च टीम इज स्ट्रॉन्ग और द वे दे मीट द मैनेजमेंट शायद इट्स हाँ, नॉट दैट्स इजी ट्रू। फॉर अस टू एक्सेस उनके पास बेटर होता गो है। एंड एक्सेस देम। हाँ। तो जो बड़े मैनेजर्स है या फिर बड़े इन्वेस्टर्स है, उनकी इन्वेस्टिंग स्टाइल या फिर उनके जो स्टॉक्स होते हैं, क्या हम डायरेक्टली रेप्लिकेट कर सकते हैं या फिर वो स्टाइल से कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं? हाउ डज दैट हाँ, क्लोनिंग थिंग डेफ़िनेटली वर्क्स आप आउट? कर सकते हैं। मतलब एटलीस्ट जो उनका स्टाइल ऑफ पिकिंग अप द स्टॉक्स है, हुँ, उसको आप अपने स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में उसको डेफ़िनेटली आप ओके, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू लुक एट आशीष कचोलिया, राइट, आई स्टडीड हिज़ एंटायर थिंग एंड वो ऑब्वियसली थोड़ा माइक्रो कैप्स एंड स्मॉल कैप्स के ऊपर करेक्ट। करते हैं। बट एक चीज़ मैंने उनका एक पैटर्न नोटिस किया दैट व्हेनेवर ही इज़ पिकिंग हिज़ स्टॉक ना, वो विदिन अ ईयर it starts getting a hockey stick curve. ओह! I don't know why that was happening, right? So whatever he's picking up, मैंने observe किया कि यार अचानक इसका अगले financial year में the growth rate is like 100% of that particular thing. हुँ, So what is exactly happening? I think a good example is Sky Gold, for example, राइट, right? Uh, so when I first looked at Sky Gold, it was already up 10x. ओके, Mr. Kacholia had bought it at probably 1x or 2x, and करेक्ट, he got the एन्जॉयड दैट advantage, enjoyed the 5x, 6x, कर्व, 10x kind of a curve that's there. And there were a lot of such this thing. So, but here's the problem. मैंने फिर सोचा कि चलो लेट मी पुट ऑन मिस्टर कचोलियाज हैट हुँ, एंड मैं भी देखता हूँ कि स्काई गोल्ड क्या मैं उस टाइम पे लेता कि ना लेता। करेक्ट, जब उन्होंने लिया था ओके, मैं शायद ना लेता, ओके, बिकॉज आई नोटिस EPS इज ओनली दिस मच। ओह! इट इज़ प्रॉब्ली हैव थोड़ा डेट है उसके पास हुँ, अभी ज़्यादा एज कम्पेयर टू वो कितना सर्विस कर सकता है ठीक से। तो यूर राइट, उस एंगल में ना जो उनके पास जो एक्सेस है हुँ, वो हमसे ज़्यादा है। करेक्ट, दे आर मीटिंग द मैनेजमेंट, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड बेटर कि क्या हो रहा है करके। हुँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि उनको रिसर्च करना बेटर आता है, मेरे को लगता है कि उनके पास एक्सेस ज़्यादा है विच इज़ डेफिनेटली हेल्पिंग देम करेक्ट। गेट दैट एज। तो क्या एक तरीका ये हो सकता है कि जो स्टॉक्स में वो लोग ले रहे हैं, अगर हम पूरा का पूरा रेप्लिकेट ही कर ले, तो हम मार नहीं खाएँगे मार्केट्स में? बोल सकते हैं, ओके, मतलब एटलीस्ट थोड़ा आपको भी अपना एक लेयर तो डालना पड़ेगा उसके करेक्ट, ऊपर, बट देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग दैट आउट। ओके, कि एक छोटा सा अपना सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाइए, कॉल इट द शेमलेस क्लोनिंग पोर्टफोलियो, और उसको आप ट्राई करके देखिए। उसमें भी आप करेक्ट, सेलेक्टिव हो सकते हैं, करेक्ट, ऐसी कोई बात नहीं। लाइक कुछ कुछ बहुत ही हाई रिस्क स्ट्रैटेजीज भी होते हैं, जैसे आई थिंक पुरिंजू जो हैं जो हुँ, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते वो हैं, एकदम माइक्रो कैप चले जाते वो हैं। हाँ बहुत ही मतलब लाइक अगर एसएमईज़ मैं टू देखूंगा ना मैं कभी नहीं लूंगा मतलब एक्चुअली मैं जो देखता हूँ ना कभी नहीं लूंगा, बट ही पिक्स इट अप राइट, एंड ही पिक्स गुड क्वांटिटी ऑफ दैट ऑल्सो, राइट? तो वो थोड़ा शायद उनका एक हाई रिस्क हाई रिटर्न काइंड ऑफ एंडेवर होगा करेक्ट, कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर मेरे 9 स्टॉक्स पिट गए, बट वो एक स्टॉक मेरे को शायद 100 गुना दे देगा। एक 10x हुआ तो 9 का कॉस्ट तो बराबर हो ही एग्जैक्टली गया। एग्जैक्टली करेक्ट। एग्जैक्टली, सो इफ यू गो विद दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल, तो आपका मतलब इट्स है। इट्स एज गुड एज डन। एंड शंकर जी, फॉर द व्यूअर्स, अगर मुझे जानना हो कि आशीष कचोलिया जी कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर पुरिंजू जी कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या तरीका है? मतलब हाउ कैन आई नो ये देयर तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स? अवेलेबल होता है, आप ओके। ट्रेंड लाइन, टिकर टेप, आई थिंक investing.com, ऐसे सब ये जो हुँ, साइट्स हैं, आप उसमें जाके उनके पास एक सेपरेट सेक्शन ही होता है पॉपुलर इन्वेस्टर ओके, शेयर होल्डिंग, ओके, समथिंग लाइक दैट। ओके। आप उस पर उनका नाम डालिए एंड देन उनके जो इन्वेस्टमेंट्स वो लिस्ट आ सारे आ जाएगा जाते हैं। फॉर स्टॉक्स जहाँ पे उन्होंने 1% से ज़्यादा उनका शेयर होल्डिंग है ओके, एज पर द लेटेस्ट क्वार्टरली क्वार्टरली होल्डिंग, स्टेटमेंट। ठीक है। तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो एवरी क्वार्टर हर कंपनी को, हर लिस्टेड कंपनी को हुँ, फाइल करना पड़ता है विद सेबी, उसके अंदर एनी इन्वेस्टर हु हैज़ मोर देन 1% एज ऑन दैट डेट, हुँ, so 31st of March or 30th of June, 31st December, etc., they have to declare that. ओके, सो वो होता है उसमें। थोड़ा आप देख लेना, आशीष कचोले शायद करके ना लिखा हो, कभी लकी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लिखा होगा, विच ओके। इज हिज दिस हुँ, थिंग, सो हुँ। दैट्स द ओनली थिंग यू वांट टू लुक एट। जैसे खन्ना साहब में डॉली खन्ना जी का नाम लिखा हुआ होता है हाँ, इन्वेस्टमेंट्स। जैसे राजीव खन्ना नहीं लिखा होगा ऑब्वियसली, वो हाँ, डॉली खन्ना करके लिखा करेक्ट, होगा। सिमिलरली विजय केडिया में शायद विजय केडिया ना लिखा हो, उनका जो कंपनी है, जो होल्डिंग कंपनी है जो ये हुँ, सब दिखता है, उसका नाम लिखा हो, ऐसा सब ओह, हो सकता है। ओके। और आपका इनमें से कौन-सा फ़ेवरेट इन्वेस्टर है जिनका स्टाइल आपको बहुत पसंद है इन्वेस्ट करने का?
मैं तो मिक्स एंड मैच ही करता हूँ, ओके बट यस आई थिंक यू कैन से दैट आई वुड प्रेफर आशीष कचोलिया ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल. ओके दैट्स वेयर द लीनिंग इज, क्योंकि मैं भी थोड़ा स्मॉल एंड माइक्रो पे ही करता हूँ. इनफैक्ट यू फाइंड अनबिलीवेबल स्मॉल भी बहुत कम है. इट्स मोर ऑफ माइक्रो इज व्हाट आई जो एक्चुअली 1000 हैव. करोड़ से भी कम मार्केट नहीं, कैप्स पे 1000 है. तो नहीं, बट डेफिनेटली लेस दैन 5000 ओके 6000 करोड़. ऑलराइट. अभी तो काफ़ी बढ़ गया, मतलब स्मॉल कैप्स इज नॉट 1000 करोड़ ना. स्मॉल कैप भी कहाँ से, अभी कम से कम 10,000 से तो शुरू होता होगा स्मॉल कैप्स. मतलब ऊपर से चलता है तो 250 के बाद की सारी कंपनियां स्मॉल कैप आती है, तो 10,000 की भी अच्छा स्मॉल अच्छा. कैप्स में ही आती है. सो 250 राइट. टू 500 अगर देखें, आई थिंक द 500th कंपनी टुडे हम्म. इज अ गुड 11,000 करोड़ इफ आई एम ओह, नॉट रॉन्ग. दैट्स नाइस. बहुत बार हमने ये भी देखा है, जैसे इन्वेस्टर्स को भी हम अगर क्लोन कर रहे हैं या फिर एक नॉर्मल से एक फंड को भी क्लोन कर रहे हैं, फंड में हम डालना चाह रहे हैं रिटर्न्स देख के हाँ कि इस फंड ने पिछले 4 साल में 20% रिटर्न जनरेट किया है, 15 किया है. मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि फंड का रिटर्न और उस फंड में जो इन्वेस्टर है उसका रिटर्न कभी मैच नहीं करता है. एंड इन 99% ऑफ द केसेस इन्वेस्टर का रिटर्न फंड से कम ही होता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, पीएमएस हो, या हाँ फिर कोई हाँ बड़े हाँ. इन्वेस्टर को क्लोन करने का स्ट्रैटेजी हो. तो ये क्या कारण है, मतलब हम रिटेल इन्वेस्टर क्यों वो रिटर्न मैच ही नहीं कर पाते, जबकि जब हमारी आंखों के सामने ही हमको दिखता है कि हाँ इतना रिटर्न तो आया ही इस फंड में. हाँ, वो है ना, कभी लेट टू द पार्टी, कभी वेरी अर्ली टू द पार्टी. करेक्ट. बिल्कुल वैसा ही हो जाता है. सो दैट इज़ ऑफन ऑलवेज द केस. आई थिंक ये थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है ओवर टाइम. जो स्टडीज़ अभी तक किए गए हैं उसमें तो बोला जाता है कि 95% ऑफ द इन्वेस्टर्स डोंट मेक एज मच एज द करेक्ट. फंड. इट्स डेफिनेटली राइट. द केस. आई थिंक दैट इज़ इम्प्रूविंग नाउ. थोड़ा लोग लॉन्ग टर्म की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं. बट हाँ, इसका सिंपल रीज़न है दैट जब वैल्यूएशंस डाउन होते हैं तो हम लोग क्या है, डर के मारे ना उस बेच टाइम पे देते बेच हैं. देते हैं. करेक्ट. विच इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग टू डू, यू नो. करेक्ट. अभी थ्योरेटिकली अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप बोलोगे हाँ ये तो बेवकूफ़ी है, बट शायद आपने भी वो किया होगा, मैंने भी कभी वो किया क्योंकि होगा. साइकोलॉजिकली वो हिट कर हाँ, जाते हैं वैसे. तो वो राइट. एक प्रॉब्लम है. एंड द रिवर्स ऑल्सो हैपन्स. हाई जब पे एंटर करते हैं. हाँ, सो हम लोग, यू वुड हैव हर्ड दिस वर्ड राइट, स्मार्ट मनी होता है हम्म. एंड देन देर इज द नॉन स्मार्ट मनी. नॉन करेक्ट. स्मार्ट मनी इज द रिटेल मनी बेसिकली. करेक्ट. तो वो एंटर तब करते हैं व्हेन द बुल फेस इज लाइक हाफ डन. राइट. सो दैट्स व्हेन द रिटेल गाय एंटर सेइंग हम्म. कि अब मैं आ गया हूँ, हम्म. ऐसे करके तलवार लेके, राइट. बट वो बेचारा कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते हैं उस एंड टाइम पे. स्मार्ट मनीज ऑफ FIIs एंड DIIs. Yes, institutional investors, not even the mutual fund institutional investors. I think more of the family offices and all those guys. म्यूचुअल फंड का तो मेरे को लगता है इट्स नॉट इवन स्मार्ट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे म्यूचुअल फंड का पैसा जो है वो तो रिटेलर का ही पैसा है ना See, मार्केट mutual में. fund cannot become smart for us. करेक्ट. The only problem being कि जो हमारा रिटेल का आदमी है ना, वो म्यूचुअल फंड में तब पैसा डाल रहा है जब वो एक स्टेज पे पहुंच चुका है, राइट. द कर्व इज लाइक दिस, तो वो आधे पे डाल रहा है. अब म्यूचुअल फंड कैनॉट से ओके डोंट गिव मी मनी. Right. बहुत रेयरली कोई ऐसा बोलता है. बोलते हैं, कुछ स्कीम्स बोलते हैं, बट बहुत रेयर है वो. तो अब वो पैसा उठा रहा है, अब उसको डालना ही है. सो नाउ यू आर फोर्सिंग द म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट योर मनी एट एन एक्सपेंसिव वैल्यूएशन. करेक्ट. When the P ratio is like 80-90 for a lot of Correct, stocks, right? correct. This is a problem. Like even today, if you look at a lot of schemes of Motilal Oswal have done really well in the last 1 odd years, right? Now, if you start going into the P ratio of these funds, you'll see that they're a bit high. Correct. And the number of stocks are also less in the fund. So I think it's about 65, 70 in, I think I'm talking about the mid cap, I think, if I'm not wrong. So the mid cap 150 is at around 40 at the moment, P ratio. P ratio. Motilal Oswal mid cap is much higher. Okay. I don't know the exact number, but let's assume it's around 60 at the moment. Hmm. अब आप उस टाइम पे पैसा डाल रहे हो बिकॉज आप उसको नंबर 1 पे देख रहे हो अभी, Return रिटेल wise. इन्वेस्टर. हाँ, रिटर्न वाइज तो आप डाल रहे हो. नाउ व्हाट इज ही गोइंग टू डू? ही विल इन्वेस्ट एट द 60 वाला पी ओनली ना. करेक्ट. करना ही पड़ेगा उनको. हाँ, करना ही पड़ेगा. अब जो गिरेगा फिर आप रहोगे, अरे यार ये क्या हो गया ऐसे करके. सो म्यूचुअल फंड इज अ ग्रेट इंस्ट्रूमेंट, ओके, बट इट विल not be super efficient because of people like us only who's putting in money all the time. But there's nothing wrong. मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है म्यूचुअल फंड में डालने में. इनफैक्ट टुडे देर आर म्यूचुअल फंड्स हु हैव क्रॉस्ड 20 years and they've given 100x. If you put it on that first day, it's 10 के 100 NAV times से the money. 2000 का NAV लोगों ने देखा है. हाँ, मतलब सिंपल मैथमेटिक्स है. अगर आप 25 साल का अगर आप रखोगे 20.2% एनुअल ग्रोथ गेट्स ओवर 25 years, आपका 1 रुपए को वो 100 रुपए बना देता है. करेक्ट. ओके, एंड 20.2% दिया हुआ है. दिया हुआ है. आई मीन फ्रैंकलिन के 2 फंड्स हैं,
HDFC का कोई एक फंड है, इन हम्म, सब लोगों ने इतना दिया हुआ है. सो दैट्स स्टिल, आई मीन, इन स्पाइट ऑफ ऑल द इनएफिशिएंसीज आई एम टॉकिंग अबाउट, वो फिर भी एक फिर अच्छा इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्ट करने के लिए. करेक्ट. एंड सिंस यू टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड्स, तो एक बात जो हमारे कॉन्वर्सेशन से क्लियर होती है कि रिटर्न्स इज नॉट द ओनली पैरामीटर जिसके बेसिस पे हमको म्यूचुअल फंड में एग्जैक्टली. इन्वेस्ट करना चाहिए. तो इसके अलावा आप और क्या पैरामीटर्स म्यूचुअल फंड्स में देखते हो बिफोर यू थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इन एमएफ्स? मैं मतलब स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स नहीं देखता हूँ. ओके. जैसे लोग बीटा, ड्रॉडाउन शार्प रेशियोज, रेशियो, शार्प हाँ, रेशियोज, मैं वो सब कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं देखता. डेविएशंस, रिटर्न्स. सो इट इज़ लाइक गोइंग टू अ होटल और प्राइस नहीं देखना. यू शुड सी कि आपको क्या अभी खाने का मन कर रहा Ingredient क्या है. है? हाँ, मतलब क्या खाने का मन कर रहा है, वैसा Right. टाइप का. सो सिमिलरली आई ऑल्सो फॉर्म काइंड ऑफ अ 3x3 ग्रिड इन माई हेड, कि मुझे कितना लार्ज में रखना है, कितना मिड में रखना है, Correct. कितना स्मॉल Small में में. रखना है, और क्या स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग होना चाहिए. सो देर आर 3 स्टाइल्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन माई हेड: ग्रोथ स्टाइल, वैल्यू स्टाइल एंड मोमेंटम स्टाइल. करेक्ट. सो व्हाट आई डू इज, अभी ये 3x3 का ग्रिड बन गया, 9 बॉक्सेस बन गए मेरे, 2000 म्यूचुअल फंड्स हैं. अब मेरा माइंड बहुत क्लियर है कि भाई वो सब छोड़ो, मैं वो डालूंगा जो मेरे ये 9 बॉक्सेस के अंदर फिट होता है. करेक्ट. So for example, for my large and little bit of mid and value side, I use Parag Parikh FlexiCap. ओके. Why? Because it fits in perfectly for me in that box. करेक्ट. No one else, very few other funds can fit in, right? For something like momentum, if I want to fit it for the entire box, the entire large, mid and small, I'll probably go for a Nifty 500 Momentum 50 index fund. करेक्ट. आई कैन गो फॉर दैट. इफ अगर मैं देखता हूँ कि नहीं यार ये ऑलरेडी थोड़ा बहुत फील्ड है, थोड़ा लार्ज की तरफ ही रखते हैं, देन आई विल गो फॉर द निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स Correct. फंड. तो 50 का 30 स्टॉक्स में आप पिक कर लेते हो. तो क्योंकि वो निफ्टी 200 से उठा रहा है, लाइकवाइज वैल्यू में भी हमको मिल जाता है ऐसा. वैल्यू में भी मिल जाता है. सो वैल्यू में भी एवरीथिंग इज देयर, राइट फ्रॉम द निफ्टी 50 वैल्यू 20, आई मीन अभी मैं सिर्फ इंडेक्स बोल रहा हूँ, निफ्टी 50 वैल्यू 20 टू द निफ्टी 500 वैल्यू 50 फंड ऑल्सो. राइट. और अभी तो इतने बथेरे फैक्टर फंड्स आ रहे हैं, थेमैटिक्स के अंदर करके आ जाता है वो सब. तो द लॉट्स ऑफ देम व्हिच आर गिविंग यू. सो इफेक्टिवली अगेन लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन कि शंकर जी, शुड वी गो फॉर एक्टिव फंड्स और इंडेक्स फंड्स, एक्टिवली मैनेज फंड्स और इंडेक्स फंड्स? आई सेड क्या फ़र्क पड़ता है, जो अच्छा है आपके लिए उसके लिए जाओ ना. करेक्ट. Like I gave you the example of Parag Parikh FlexiCap. That's an actively managed fund. Right. I think that's the best fund for me in that particular category. So I go for it. Similarly, if I get if I see a momentum के अंदर, maybe I don't want an actively managed Samco का या Quant का momentum fund. I maybe want an index fund. I'll go for that. So I have to fill the box as perfectly as I can without having any limitations in my head कि मैं यही choose कर सकता हूँ, यही choose कर सकता हूँ. So दैट टू कस्टमाइज फॉर यू, मतलब सब आपका मैं अपने लिए बनाना चाहता हूँ. करेक्ट. वो टेलर मेड किसी और के लिए नहीं Exactly. लागू हो सकता है. Exactly. एंड इनफैक्ट इन आई थिंक जैसे लार्ज कैप्स में भी देखते हैं कि इंडेक्स को बीट करना वहाँ पे बहुत मुश्किल हो गया है. तो अगर लार्ज कैप जा रहे हो तो मेरा एक थीसिस है कि लार्ज कैप जा रहे हो तो इंडेक्स आर अ बेटर चॉइस. मिड स्मॉल में आप फिर भी एक्टिवली की तरफ जा सकते हो. एक सिंपल सा आंसर अगर किसी के पास हो तो. सो विच इज़ वाई मैंने जो आपको एक रेशियो भी बताया था ना, ओवरऑल मेरा जो पोर्टफोलियो दैट एंटायर 6.6 व्हाटएवर इज देयर, it's divided as 50% in large caps, 25 in mid and 25 in small. Correct. Now the fun part here, वो जो 25 small है ना, उसमें से म्यूचुअल फंड इज ओनली 3-4% एंड 20% इज ऑल स्टॉक्स. ओके, बिकॉज वहाँ पे एक्टिव मैनेजमेंट का कुछ रोल प्ले होता है. तो वो मेरा ऑलमोस्ट सारा ही एक्टिव है. करेक्ट. स्मॉल कैप में मुश्किल से इक्का दुक्का कोई मैंने माइक्रो कैप 250 ले लिया होगा, इंडेक्स फंड और समथिंग विच विल बी अ स्मॉल वन. बट एज आई टोल्ड यू 20% मेरा स्टॉक्स में है एंड इट्स ऑल इन स्मॉल एंड माइक्रो ओनली. तो पूरा बंच मेरा चला गया as 20% of my overall portfolio goes into this only. So it's 50, 25, 25 from a large, mid and small cap perspective, and it's 17 growth, 15 in value and 15 in momentum. Makes sense. That's how it's boxed. So वो एकदम perfectly आपके लिए tailor हाँ, made और एक बार मैंने ये बना लिया ना, उसके बाद मैं सोचता नहीं हूँ, एक साल बाद भी जाके देखता ना, वो मोटा मोटा उसी के आसपास ही होता है. और इसमें जब आपको नया पैसा डिप्लॉय करना होता है तो आप नया फंड नहीं चूज करते होंगे, इसी फंड में ऐड करते रहेंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम उसी फंड में ऐड करते हैं. ओके, दैट इज आई थिंक अ बेटर चॉइस बिकॉज अब लोगों के पास 12 फंड्स है, 10 फंड्स है, सो दैट इज आल्सो 70 फंड्स इंक्लूडिंग द लेगेसी फंड्स. ओके. But now
इट्स ऑल काइंड ऑफ क्लीनड अप. पुराने वाले को मैंने हटाया नहीं है, लेकिन अभी जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो कुछ 11 फंड के बीच में रहता है. बिकॉज कैपिटल साइज भी बढ़ा है ना आपका. हाँ, मैं मतलब 50 लाख 60 लाख में भी हमने देखा है कि लोगों के पास 12-15 फंड हाँ होते हाँ हैं. हाँ हाँ, दैट करेक्ट इज करेक्ट करेक्ट. ठीक है, वो ओवरलैपिंग ही होता हाँ, है दिस इज इधर नाउ उधर. व्हाट ऑन 6.5 whatever. वन लास्ट क्वेश्चन विच आई वांट टू एड्रेस, और मैं चाहता हूँ कि आप व्यूअर्स को ये चीज़ बताओ कि करंट मार्केट सिचुएशन में बहुत लोग अपने SIP फ्लोज बंद कर देते हैं, बहुत लोग पार्टिसिपेशन रोक देते हैं. सो साइकोलॉजिकली दे गेट वेरी डिस्टर्ब्ड. सो आपके कुछ थॉट्स जो आप शेयर करना चाहो व्यूअर्स के साथ कि इस तरह के मार्केट्स में उनको क्या करना चाहिए और कितना पीरियड उनको लगभग वेट करना चाहिए टू सी Sure. हाउ थिंग्स आर परफॉर्मिंग. श्योर. सो एक हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी होता है कि वी वांट दैट जब हम खरीदें तो मार्केट शुड बी एट ऑल टाइम लो, बट जैसे ही हमने खरीद लिया उसके बाद एकदम ऑल टाइम हाई चला जाना चाहिए. राइट, दिस इज व्हाट वी थिंक. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट ऑल टाइम हाई एक बार जाएगा, एक बार नहीं जाएगा, वो जाता रहेगा, फिर नीचे होगा, जाएगा, ऊपर जाएगा. राइट. सो आई एम ट्राइंग टू आंसर योर क्वेश्चन इन अ मैथमेटिकल बेसिस, ताकि व्यूअर्स को थोड़ा ईजी रहे समझना. अब लास्ट अगर आप 20 ईयर्स का डेटा उठाएंगे विच इज़ 240 मंथ्स, द मार्केट हैज़ मंथ एंड का अगर आप डेटा वैल्यू देखेंगे, द निफ्टी 50 हैज सीन 55 to 60 ऑल टाइम हाइस. तो आप खुश हो जाओ आज, अरे यार मैंने ऑल टाइम लो में खरीद लिया, बट वो ऑल टाइम हाई जाएगा, फिर ऑल टाइम हाई जाएगा, ऑल टाइम हाई जाएगा, जाती रहेगा. इट्स नेवर गोइंग टू स्टॉप. राइट, इट्स लाइक as long as the earnings are increasing, which is what we started our entire conversation on, अगर earnings आपका increase हो रहा है तो आपका stock price भी बढ़ते ही जा रहा है. It's a natural progression, right? Now I assumed कि let's say I am the most worst investor in the world, जिसने तब खरीदा जब मार्केट ऑल टाइम हाई में ही होता है. करेक्ट. ठीक है. एंड मैंने हमेशा ऑल टाइम हाई पे खरीदा. मतलब पता नहीं मेरे दिमाग में क्या था कि जिस दिन ऑल टाइम हाई जाएगा मैं उसी दिन पैसा डालूंगा. राइट. स्टिल ओवर 20 years आई वुड हैव मेड अ रिटर्न ऑफ 12.4-12.5%. ये आई थिंक मैंने भी म्यूचुअल फंड इंडिया की रिपोर्ट में पढ़ा था. हाँ ऐसा होगा, डेफिनेटली होगा. राइट. So I also did the same calculation, and I figured out that 12.4-12.5%, in spite of being the worst investor in the world, as long as you are systematic about it. अब मैंने 60 months बोला out of 240, which means every 4 months you're getting an all-time high month. Correct. On an average, correct. What are you going to do by actively trying to manipulate this number? Very difficult, right? So for retail investors, I will always say, please continue with your SIPs. If you are not comfortable at some time, you can take a pause, but don't cancel it. Right. Use the pause facility which is possible. 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना. I think 3 महीने तक का option देता है वो. Use the pause facility and ठीक है, get comfortable about it. That's the only thing I will say. But don't cancel your SIP to the extent possible. क्योंकि मार्केट में आना जब बुलरन का लास्ट फेज हो और मार्केट से निकल जाना जब नीचे गिरने लग जाए, वो शायद हेल्प नहीं करेगा. टाइमिंग करना बहुत मुश्किल होता है. लाइक अभी आज मुझे भी देखिए, अभी ठीक है आज तो मार्केट गिरा तो मैंने और खरीदा, लेकिन 2 दिन पहले जब मार्केट गिरा था मैंने उस दिन भी खरीदा था, और शायद कल भी गिर सकता है. कल गिर मैं और खरीदूंगा. Exactly. I will, if I don't have money, I will move some of my debt funds into equity. I will do something ना, मतलब you have to be slightly keyed in कि क्या करना है करके. But I will not worry about किस दिन वो मार्केट जाके बॉटम अप बॉटम डाउन होगा, वो मुझे पता ही नहीं है. तो I will say अरे these are life's little bonuses कि मेरे को अच्छे स्टॉक को मुझे सस्ते में मिल रहा है तो मैं खरीद रहा हूँ. आई थिंक पूरा कॉन्वर्जेशन एग्जैक्टली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बना था, एंड दे शुड गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम दिस कि क्या कैसे बिहेव करना चाहिए स्पेशली, एंड एट द वेरी सेम टाइम उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए. सो विद दिस आई थैंक यू अ लॉट टू एक्चुअली रिकॉर्ड दिस विद अस. एंड हमारा जो ऑडियंस बेस है इन्वेस्टिंग साइड पे, दे लुकिंग फॉर सच मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन, दे लुकिंग फॉर people like you to come forward and guide them through, especially in these kinds of market. So thank you for taking out so much of time and shooting this with us. Thank you so much, Kunal. Thank you for